हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एग्ज़ाम की बात करें हम एनटीए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, अदर स्टेट के पीसीएस या जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से या कन्फ्यूजन होने की वजह से गलत हो जाते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में, ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके आने वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत ना हो। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी तरह के एग्ज़ाम जो भी होते हैं स्टेट लेवल के या एनटीए, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, सभी एग्ज़ामों में यहाँ से जो हमारा टॉपिक है आज का, राजा राम मोहन राय और इनकी जो संस्थाएं हैं, ब्रह्म समाज वगैरह, इन सभी से, आत्मी सभा, ब्रह्म समाज, इन सभी से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर आपको 1 से 2 क्वेश्चन अगर आधुनिक भारत से अगर पूछा जाएगा और सामाजिक सुधार आंदोलन से अगर पूछा जाएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन इनसे ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि इनकी संस्थाओं से पूछ लिया जाएगा, इनके द्वारा करवाए गए कार्यों से पूछ लिया जाएगा, या इनकी जो रचनाएँ हैं, पत्रिकाएँ हैं, उनसे पूछ लिया जाएगा। तो आज के वीडियो के अंदर हम आज पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें हम राजा राम मोहन राय की ज़िंदगी के बारे में, इनके परिचय के बारे में और इनकी संस्था और इनके लिटरेचर के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक बने रहना है और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम आज स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इनकी जो संस्था है ब्रह्म सभा और आत्मी सभा, और इनके जो लिटरेचर हैं, इनकी जो पत्रिकाएं हैं और इनके जो सामाजिक सुधार कार्य जो हैं, इसके अलावा इन्होंने जो शैक्षणिक सुधार किए हैं, इन्होंने जो धार्मिक सुधार के कार्य किए हैं, उन सभी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो आपको जो है वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए आपको। और जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, बिल्कुल इस वीडियो में ख़त्म होने वाले हैं। अगर आपके कोई डाउट बच जाते हैं तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। आप देख सकते हो ये राजा राम मोहन राय की आपने पिक्चर लगाई है, तो ये इस तरीके से इनकी ये पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। ये आपका जो लुक दिखाई दे रहा है, ये राजा राम मोहन राय का था। इस तरीके की इनकी हेयर स्टाइल थी, इनका ये जो ड्रेसिंग स्टाइल था, काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन थे, तो इस हिसाब से इनका जो एजुकेशन पर्सनालिटी इनके पर्सनालिटी के अंदर दिखाई दे रही होगी। तो ये चीज़ें आपको जब भी क्वेश्चन आए आपके सामने, तो ये थीम आपके माइंड में आ जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, दूसरी चीज़ यहाँ पे दी गई है, जो सती प्रथा के बारे में सबसे ज़्यादा इनका क्वेश्चन बनता है कि किसके सहयोग से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय भारतीय समाज सुधारक थे, जिन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था। और ये सती प्रथा आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से किसी भी स्त्री को नशे की हालत में उसको चिता के ऊपर बैठा दिया जाता था और बाहर डंडे लेकर, इस तरीके से बड़ी बड़ी लाठियाँ लेकर ये खड़े रहते थे। और कई बार तो मतलब जिस तरीके से इब्ने बतूते ने बताया है कि इन लाठियों से इस स्त्री को दबाया जाता था, और यहाँ पे बगल में बड़े बड़े नगाड़े और बड़े बड़े ढोल बजाए जाते थे, जिससे आपको जो ये स्त्री को जलाई जाती थी, जिस विधवा को जलाया जाता था, उसकी आवाज़, उसकी चीख ना निकल पाए। और यहाँ पे इसको नशे की हालत में इसको चिता के ऊपर बैठा दिया जाता था। अगर हम नशे की अगर बात करें दोस्तों, तो ये वाला जो नशा था, ये 1812 में जाकर इस नशे के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो 1812 तक उस जिस नशे के द्वारा ये जो सती प्रथा की स्त्रियों को खिलाया जाता था, जो पदार्थ था, उसके ऊपर 1812 में प्रतिबंध लगाया गया था। ये राजा राम मोहन राय का फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके बाद हम परिचय की बात कर लेते हैं दोस्तों। राजा राम मोहन राय का परिचय किस तरीके से है यहाँ पे। इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली ज़िले में, और जो सिटी थी इनकी वो थी राधानगर।
तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो राजा राम मोहन राय हैं उनका जन्म किस स्थान पर हुआ, किस जगह पर हुआ। तो आपको याद रखना है बंगाल के अंदर हुगली ज़िला है और राधानगर सिटी का नाम है। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो इनके पिता का नाम रमाकांत था। इसके बाद दोस्तों इनकी उपाधियों से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उपाधियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी उपाधियाँ इनकी और किस किस नाम से इनको जाना जाता है। तो दोस्तों आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, या किसे नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। इसके बाद सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, और राजा और राम राय। तो दोस्तों राम राय की जो उपाधि दी गई थी ये बंगाल के अंदर ही दी गई थी, और राजा की जो उपाधि दी गई थी ये अकबर द्वितीय के माध्यम से दी गई थी। जो मुगल सम्राट था अकबर द्वितीय, उसके द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों इनका नाम राजा राम मोहन राय पड़ा हुआ है। इसके बाद दोस्तों इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो इन्होंने शिक्षा पटना और वाराणसी में रहकर की थी। तो वाराणसी काफ़ी ज़्यादा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, तो वहीं पे जाकर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद दोस्तों इनको कितनी भाषाओं का ज्ञान था ये देख लेते हैं। तो इनको अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी और फारसी, इन सब को मिलाकर लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान इनको था। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कितने ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड और कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट ये इंसान थे, जिनको लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान था। आज अगर देखा जाए तो लगभग किसी भी इंसान को 5 भाषाओं का ज्ञान रहता था, मगर इनको उस समय, जिस समय लोगों को मतलब जो एजुकेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा नीचे था, उस ज़माने में उस समय इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। तो आप इस बात से इनका अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी कितनी लेवल की, किस लेवल का इनको आईक्यू रहा होगा और किस लेवल से इनकी इंटेलिजेंसी रही होगी। तो ये चीज़ें आपको समझना है दोस्तों। इसके बाद इनके अगर धार्मिक सुधार के, अगर किस तरीके से इन्होंने धार्मिक सुधार आंदोलन को शुरू किया था और किस तरीके से भारतीय समाज के अंदर सुधार किए थे, ये हम देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले होता क्या है दोस्तों, इनका जन्म हो जाता है। जन्म के बाद ये वहीं पे रहते हैं बंगाल के अंदर, और 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था मूर्ति पूजा से हट जाती है। तो कितनी वर्ष की आयु में ये मूर्ति पूजा के खिलाफ हो जाते हैं दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म के अंदर मूर्ति पूजा का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। सभी तरह के जितने भी पंथ वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड, उन सभी में मूर्ति पूजा का खास स्थान देखने को मिलता है। मगर 16 वर्ष की आयु में राजा राम मोहन राय के मन में मूर्ति पूजा के खिलाफ इनके मन में भावनाएं प्रकट हुई है और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। तो ये अपना जो संस्थाएं वगैरह बनाएंगे जिसमें ब्रह्म समाज और आत्मी सभा, उसमें भी मूर्ति पूजा के खिलाफ कार्य करेंगे, मूर्ति पूजा का सख्त विरोध करेंगे। तो यहाँ 16 वर्ष की आयु में इन्होंने मूर्ति पूजा का सही नहीं माना है। इसके बाद दोस्तों 1809 में क्या होता है, 1809 में जैसे इनका 16 वर्ष की आयु में ये मूर्ति पूजा का सही नहीं मानते हैं, तो 1809 में फारसी भाषा में, तो ये फारसी भाषा दोस्तों जिस समय इन्होंने फारसी भाषा में लिखा उस समय भारत के अंदर फारसी भाषा का काफ़ी ज़्यादा महत्व था, क्योंकि सभी जगह मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश था, सभी जगहों पर मुस्लिम शासन प्रणाली चालू थी, तो सभी जगह मतलब फारसी भाषा को भी अच्छी खासी पकड़ थी। तो इसीलिए इन्होंने फारसी भाषा में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये संदेश जाए, तो लोकल भाषा थी फारसी, तो उस वजह से इन्होंने फारसी भाषा में तूफ़ात उल मुहावदीन, जिसका अर्थ होता है दोस्तों एकेश्वरवाद का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक लिखी। इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया गया दोस्तों। तो जिस तरीके से इन्होंने 16 वर्ष की आयु में मूर्ति पूजा को सही नहीं माना था, तो इसका इन्होंने किस में लिखा है, इन्होंने 1809 में किताब लिखी तो तूफ़ात उल मुहावदीन, उसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इनके 1803 की, तो ये 1803 में शुरू की बात है। ये 1803 में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जॉन डिग्बी के दीवान बने, और मतलब ये जॉन डिग्बी जो थे अंग्रेज अधिकारी थे दोस्तों बंगाल के अंदर, उन्हीं के दीवान थे इनके पिताजी। जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है 1803 में, तो उसके पश्चात ये अपने पिताजी की जगह पर ये दीवान बन जाते हैं, और 1814 तक ये कार्य करते हैं, और 1814 के बाद ये जॉब छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद ये सामाजिक सुधार के कार्य और समाज के कार्य करने लग जाते हैं दोस्तों, समाज सेवा वगैरह ये सारे कार्य 1814 के बाद करते हैं। तो 1814 तक तो ये वहीं रहते हैं। और दोस्तों अगर इसकी बात करें, इसके बाद हम बात करें दोस्तों आगे,
तो कई वर्षों तक घर, जब जैसे इन्होंने घर छोड़ दिया दोस्तों, ये मूर्ति पूजा का जब ये विरोध करते हैं 16 वर्ष की आयु में, तो इसी के पश्चात ये घर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कई वर्षों तक घरों से दूर रहते हैं और दूर रहते रहते ये नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में जाकर ये बौद्ध दर्शन का ज्ञान यानी कि बौद्ध दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने किस देश में या कहाँ पर रहकर बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। तो नेपाल में जाकर इन्होंने बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की थी वो पटना और वाराणसी में रहकर की थी, मगर जब बौद्ध दर्शन की बात आएगी दोस्तों, तो बौद्ध दर्शन इन्होंने कहाँ प्राप्त किया था, बौद्ध दर्शन का ज्ञान नेपाल में जाकर प्राप्त किया था। इसके बाद 1814 में जब ये जॉन डिग्बी की नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, तो उसी वर्ष 1814 भी देखने को मिलता है दोस्तों, कई सारी बुक के अंदर, कई सारी बुक के अंदर 1815 भी देखने को मिलता है। तो जैसे ही एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शन आए वो देख लेना, आप उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। तो आत्मी सभा की ये स्थापना करते हैं, जिसमें द्वारकानाथ ठाकुर यानी कि द्वारकानाथ टैगोर जो हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी, वो भी इनके साथ रहते हैं। ये देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी होते हैं, द्वारकानाथ टैगोर, ये इनके साथ रहते हैं। मतलब आत्मी सभा की जब स्थापना करते हैं राजा राम मोहन राय, तो उसके साथ ये रहते हैं। इसके बाद दोस्तों 1820 में बाइबिल के आधार पर एक किताब लिखते हैं। मतलब जब ये हिंदूवादी संगठनों के ऊपर या हिंदू धर्म के ऊपर ये प्रहार करते हैं, तो उसी के पश्चात ईसाई धर्म वाले मतलब सोचते हैं कि देखो ये लोग हिंदू धर्म के खिलाफ ये इतनी बातें कर रहे हैं, मगर इस्लाम धर्म के ऊपर, ईसाई धर्म के ऊपर ये कोई बात नहीं कर सकते हैं। तो उसी समय ये क्या करते हैं दोस्तों, तो ईसाई धर्म के खिलाफ भी ये एक पुस्तक लिखते हैं, जिसके अंदर जिस नाम से ये पुस्तक लिखते हैं उसका नाम होता है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। मतलब जो ईसाई धर्म के चमत्कारिक शक्तियाँ होती है, जो चमत्कारिक बातें होती है, उन सभी का विरोध करने के लिए ये प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम से एक पुस्तक लिखते हैं। और इसका प्रकाशन इंग्लैंड के अंदर 1823 में जॉन डिग्बी के प्रयास से होता है दोस्तों। तो 1820 में तो ये भारत में लिखते हैं, मगर इसको इंग्लैंड के अंदर प्रकाशित करने कौन करता है दोस्तों, जिनके ये दीवान थे जॉन डिग्बी, 1823 में इंग्लैंड के अंदर इसको प्रकाशित करवाते हैं। तो ये हिंदू धर्म के ऊपर भी कर दिया इन्होंने प्रहार, और दूसरा इन्होंने ईसाई धर्म जो था, क्रिश्चियन धर्म भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जमा रहा था, उसके ऊपर भी इन्होंने अपना प्रहार किया है। तो इन्होंने किन्हीं को मतलब किसी को नहीं छोड़ा। जिस तरीके से कबीरदास जी ने सभी लोगों की ज़्यादा आलोचना की है, तो उसी तरीके से इन्होंने भी हिंदू धर्म की भी आलोचना की और क्रिश्चियन धर्म की भी आलोचना की है। इसके बाद दोस्तों ताराचंद चक्र, जब ये सारी चीज़ें चली रही थी, उसी समय ये मंदिर से निकल कर आ रहे थे। बंगाल के अंदर एक कोई सा मंदिर था जिसका नाम जो था ताराचंद चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव, उनको उस रास्ते में मिलते हैं। और मिलने के बाद ये एक बात मतलब एक सजेशन देते हैं राजा राम मोहन राय को कि हमको एक ऐसा पूजा स्थल बनाना चाहिए जो ना तो हिंदू के लिए होना चाहिए ना ईसाई के लिए होना चाहिए। मतलब एक सभी धर्म के लिए मतलब सर्वधर्म संभव वाली एक फीलिंग होना चाहिए। उसके साथ उस तरह का एक मंदिर की स्थापना के बारे में ये लोग सजेस्ट करते हैं, किसको, राजा राम मोहन राय को। ताराचंद चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव, ये आपको नाम याद रखना है दोस्तों। किन लोगों ने इसका सजेशन दिया था, किस लोगों ने सलाह दी थी, तो ताराचंद चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव ने ये सलाह दी थी। और ये 1820 के लगभग की बात है दोस्तों। फिर उसके बाद 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। इसी को ब्रह्म सभा कहा जाता है आगे जाकर दोस्तों। प्रारंभ में इसे ब्रह्म सभा कहा जाता था, बाद में इसको ब्रह्म समाज नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, जो ब्रह्म सभा के मतलब पहले ब्रह्म सभा की स्थापना की जाती है, जो ब्रह्म समाज के नाम से ये प्रसिद्ध होता है। इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1814-15 में आत्मी सभा की स्थापना की गई है। 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी है, ईसाई धर्म के ऊपर प्रहार किया है। जॉन डिग्बी ने इसका प्रकाशन करवाया। 1828 में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की है। इस तरीके से आपको ये सारे फैक्ट याद हो गए होंगे। इसके बाद दोस्तों ब्रह्म समाज का स्वरूप किस तरीके से था, मतलब इसके अंदर क्या विशेषताएं थी, क्या इसके उद्देश्य थे और क्या इसके अंदर करवाया जाता था, मतलब इसका स्वरूप क्या था, इसके अंदर जो सदस्य रहते थे उनको कौन सी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता था। तो इसका स्वरूप में दोस्तों ये था कि ब्रह्म समाज का स्वरूप जो था वो भारतीय था, मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका समाज का स्थापना की गई थी और भारतीयों के धर्म के सुधार के लिए ही इसका स्थापना की गई थी।
इसके बाद दोस्तों भारतीय समाज में को अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता था। तो ब्रह्म समाज को क्या कहा जाता है दोस्तों? अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था। तो अद्वैतवादी क्या होता है दोस्तों? जो द्वैतवाद में विश्वास नहीं करता हो। अद्वैतवाद का मतलब होता है दोस्तों एकेश्वरवाद। तो एकेश्वरवाद यानी एकेश्वरवादी हिंदू की संस्था इसको कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों इस संस्था के द्वारा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद का खंडन किया गया है। तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि इसी का सबसे ज़्यादा विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। इसके बाद दयानंद सरस्वती आते हैं दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक। वो भी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। एकमात्र समाज सुधारक है दोस्तों स्वामी विवेकानंद, जो मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध नहीं करते हैं। बाकी आपका दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय, ये सभी लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। इसके बाद दोस्तों ईश्वर की एकता पर बल देते हैं। तो ये एकेश्वरवाद को मानते हैं, तो इस हिसाब से इन्होंने ईश्वर की एकता पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया है। इसके बाद दोस्तों आत्मा की अमरता पर पूर्ण विश्वास किया गया। तो आत्मा की अमरता का मतलब हो गया दोस्तों, आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती है, ये अपना शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में चली जाती है, ये कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। इस तरह की बातें आपको ब्रह्म समाज के जो प्रारूप है उसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और मूर्ति पूजा का सख्त से सख्त इन्होंने विरोध किया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने सामाजिक सुधार के लिए क्या कार्य किए हैं देख लेते हैं। तो सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा पर जमकर प्रहार किया। तो दोस्तों सती प्रथा पर सबसे ज़्यादा विरोध क्यों किया आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान या सबसे ज़्यादा किसी का हाथ रहा है तो राजा राम मोहन राय का रहा है। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल के समय धारा 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया जाता है 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। फिर उसके बाद 1830 में संपूर्ण ब्रिटिश भारत के अंदर उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। मगर दोस्तों इसका विरोध इतना ज़्यादा ये लोग मतलब जो राजा राम मोहन राय थे यूँ क्यों करते थे? तो इनका एक भाई था, उस भाई की एक 1811 या 12 के समथिंग की बात है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ ही उस समय उनकी भाभी को भी उनकी आंखों के सामने चिता पर लेटा दिया जाता है, मतलब उनको सती कर दिया जाता है। तो जब ये सीन, ये सारी घटनाक्रम को, ये सारी चीज़ों को जब ये राजा राम मोहन राय देखते हैं, उस समय इनकी ज़्यादा एज नहीं होती है, तो उस समय देखने के बाद ये सारी घटनाओं से उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और मतलब काफ़ी ज़्यादा इनको दुख होता है, काफ़ी ज़्यादा इनको दर्द होता है। और इन सब चीज़ों की वजह से ये प्रण करते हैं कि इस चीज़ को, जो चीज़ों को मैंने सहा है या मेरे परिवार ने सहा है या मेरी भाभी ने जो सहा है, ये चीज़ अब मैं किसी भी स्त्री को, किसी भी महिला को सहने नहीं दूंगा। तो ये इन्होंने प्रण लिया और प्रण लेने के बाद ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का विरोध किया है। और इन्होंने अपनी पत्रिका निकाली संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी के अंदर ही इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इन्होंने विरोध किया है, ये हम आगे देखेंगे दोस्तों। तो इन्होंने किस किस का विरोध किया दोस्तों? सती प्रथा का, बहुविवाह का मतलब दोस्तों एक पति और 3-3 4-4 पत्नी, और बाल विवाह मतलब कम उम्र में शादी कर देना, पर्दा प्रथा, छुआछूत और जाति प्रथा पर जमकर प्रहार किया। तो ये सामाजिक सुधार के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है दोस्तों, सभी तरह के आंदोलन में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों इन्होंने अंतर्जातीय विवाह और स्त्री शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। तो स्त्री शिक्षा पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बल दिया है। आधुनिक भारत के अंदर जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं, उन सभी आंदोलनों के अंदर आपको स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह, इन सभी चीज़ों के ऊपर, आपको बाल विवाह, इन सब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर देखने को मिलेगा। स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार दिलाने का प्रयत्न किया दोस्तों। तो स्त्रियों को संपत्ति का, जो पैतृक संपत्ति होती है, तो होता क्या था दोस्तों, उस ज़माने में पुत्रों को ही मात्र अधिकार दिया जाता था कि मतलब अगर 1000 रुपये हैं तो 500, जैसे कि 4 पुत्र है और 1000 रुपये है तो 4 ही पुत्रों को बांट दिए जाएंगे। मगर इन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आंदोलन करके और समाज सुधार के कार्य करके स्त्रियों को भी उनकी पैतृक संपत्ति के अंदर अधिकार दिलवाने का कार्य किया है। इन्होंने तर्क बुद्धिवाद और मानववाद पर सर्वाधिक महत्व दिया है। तो तर्क बुद्धिवाद मतलब धर्म के ऊपर जो भी भाई आडंबर या जितने भी जो भी चीज़ें हो रही थी कि जो जादू टोना वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर तर्क बुद्धिवाद का इन्होंने उपदेश दिया। इसके बाद मानववाद को सर्वाधिक महत्व दिया। कहने का मतलब इन्होंने जो भी कार्य करना है उसको मानववाद को ध्यान केंद्रित कर
सारे कार्य करना है, मतलब धर्म के ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, मानव के ऊपर, मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए कार्य करना है, समाज उत्थान के लिए कार्य करना है, मानव उत्थान के लिए कार्य करना है। इस पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बल दिया है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने आधुनिक शिक्षा के बारे में क्या कहा है? आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल देते हुए डेविड हेयर की सहायता से 1817 में कोलकाता हिंदू कॉलेज की स्थापना की है और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर की सहायता से किस कॉलेज की स्थापना की है, या फिर यूँ पूछ लिया जाएगा कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किसकी सहायता से की है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने की है। दूसरा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है डेट के साथ, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में इसी तरीके की चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी। इसके बाद दोस्तों पत्रकारिता के विषय में इनका क्या योगदान रहा है ये देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय जो है इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता मतलब भारतीय शैली की जो पत्रकारिता थी उसका अग्रदूत इन्हीं को माना जाता है। कहने का मतलब भारत के अंदर पत्रिका की शुरुआत इन्होंने नहीं की थी, भारतीय शैली की पत्रिका की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके बाद दोस्तों समाचार पत्रों में आज़ादी के लिए इन्होंने जन जागरण किया है। तो काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया है दोस्तों, जैसे भी मतलब समाचार पत्र पत्रिकाओं के ऊपर जब रोक लगाई जाती थी तो उसका भी खासा इन्होंने विरोध किया है। 1821 में इन्होंने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी निकाली तथा इसके साथ ही प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन किया। तो दो पत्रिका इनकी देखने को मिल रही है दोस्तों, संवाद कौमुदी जो बंगाली भाषा में थी और प्रज्ञा का चांद, ये भी इनका प्रकाशन 1821 में करवाया गया है। दूसरा दोस्तों 1 साल बाद ही इन्होंने 1822 में मिरातुल अखबार नाम से एक दूसरी पत्रिका निकाली जिसकी भाषा फारसी थी। यह आपको याद रखना है दोस्तों। तो आपसे ये सारा क्वेश्चन कई सारे एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है, NTUGC नेट, TGT, PGT सभी तरह के एग्जाम में ये मिरातुल अखबार वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों इसी वर्ष इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो क्या क्या हुआ है इनका? 1821 में इनमें संवाद कौमुदी निकाली जो बंगाल भाषा में थी, मिरातुल अखबार निकाला है जो फारसी भाषा में था, और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाली। तो तीनों भाषाओं में 3 चीज़ें इन्होंने प्रकाशित की है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने जो सती प्रथा का विरोध था, सबसे ज़्यादा सती प्रथा का विरोध इन्होंने संवाद कौमुदी के माध्यम से किया है दोस्तों। सती प्रथा का घोर विरोध इन्होंने संवाद कौमुदी के माध्यम से, जो बंगाली भाषा में था, तो क्योंकि बंगाली भाषा बंगाल की लोकल लैंग्वेज थी और वो सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी में समझाना था और लोगों को आसानी में संवाद कौमुदी के माध्यम से समझ में आ भी गया। तो ये सारा विरोध इन्होंने संवाद कौमुदी के माध्यम से किया है। इसके बाद दोस्तों 1823 में जॉन एडम्स जो थे उन्होंने प्रेस अध्यादेश के विरोध, जो जॉन एडम्स का जो प्रेस अध्यादेश था उसका विरोध करने के लिए द्वारकानाथ टैगोर के साथ उच्च न्यायालय में अपील की। तो 1823 में जो प्रतिबंध लगाया गया था जॉन एडम्स के द्वारा, उसका विरोध करने के लिए द्वारकानाथ टैगोर के साथ राजा राम मोहन राय ने उच्चतम न्यायालय में अपील की और ये अपील फिर इनकी ठुकरा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की है दोस्तों। क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है इनको? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माने जाते हैं, संवाद कौमुदी इन्होंने बंगाल भाषा में निकाली है, बंगाली भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में निकाली है, ब्रह्मनिकल मैगजीन इंग्लिश भाषा में निकाली है, अंग्रेजी भाषा में। इसके बाद दोस्तों इन्होंने सती प्रथा का विरोध किस अखबार में किया है? तो संवाद कौमुदी में किया है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के लिए इन्होंने मतलब देश के लिए क्या कार्य किए? तो देश के जो राष्ट्रीयता की भावना प्रेरित करने के लिए क्या कार्य किया इन्होंने? राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। तो क्योंकि इन्होंने राष्ट्रवाद वाले कार्य भी किए हैं, भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकसित करने का श्रेय भी राजा राम मोहन राय को जाता है, इसलिए इनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। इसके बाद दोस्तों 1821 में ही ये क्या करते हैं? 1821 में जो नेपाल्स के अंदर क्रांति होती है वो विफल हो जाती है, तो उसका इनको दुख होता है। और उसी के 2 साल बाद 1823 में स्पेनिश के अंदर क्रांति जो सफल हो जाती है तो उसका ये सेलिब्रेशन करते हैं। तो सेलिब्रेशन क्या करते हैं दोस्तों? ये भोज यानी कि खाना वगैरह खिलाकर और लोगों को दावत देकर उसकी खुशियाँ मनाते हैं। तो स्पेनिश क्रांति की ये खुशियाँ मनाते हैं 1823 में। तो इससे क्या होता है दोस्तों? भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है, क्योंकि ये सारी जो क्रांतियाँ हो रही थी ये ब्रिटिश हुकूमत यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतियाँ हुई थी। उन्हीं क्रांतियों का जब सेलिब्रेशन इंडिया के अंदर किया जाता था तो भारत की जो पब्लिक थी वो इन सब चीज़ों से प्रभावित होती थी।
इसके बाद 1827 में हिंदू और मुसलमानों को भेद करने वाली जूरी एक्ट का विरोध किया दोस्तों। जूरी एक्ट जो था 1827 का, उसका इन्होंने विरोध किया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद अन्य तथ्य में देख लेते हैं और क्या क्या तथ्य हैं इनके। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए। तो दोस्तों ये समुद्र पार करके मतलब समुद्री यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। मतलब आधुनिक भारत में तो कोई भी यात्री इंग्लैंड गए नहीं था इनसे पहले, क्योंकि सबसे पहले यही इंग्लैंड गए थे। और ये इंग्लैंड गए, मैं इंग्लैंड से वापस नहीं आए थे। और इंग्लैंड गए क्यों थे दोस्तों? तो उस समय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय था, और अकबर द्वितीय अपने पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज पता थी और काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो इसलिए उनको राजा की उपाधि प्रदान की और अपने खर्च से इंग्लैंड इनको पहुँचाया कि जाकर आप विलियम चतुर्थ जो थे वहाँ के सम्राट, ब्रिटिश सम्राट, उनसे जाकर मेरी पेंशन बढ़वाना। तो मगर ये जाते हैं और विलियम चतुर्थ नहीं मानता है, और उसी के 1-2 साल के बाद दोस्तों इनकी मृत्यु वहीं पे हो जाती है। तो देख लेते हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय जो थे प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए हैं, क्योंकि भारतीय लोग समुद्र लांघना काफ़ी ज़्यादा धर्म के खिलाफ मानते थे। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग समुद्र पार करके कभी गए नहीं, मगर पहले भारतीय यही थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे। भारतीय सम्राट जो था मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पक्ष में अंग्रेज सरकार के सामने रखने के लिए 1831 में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गए। तो पेंशन बढ़वाने के लिए ये वहाँ पर गए थे। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो ये हमने शुरू में बात की थी कि राजा की जो उपाधि थी आपको अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी, जो मुगल सम्राट था दोस्तों। और मुगल सम्राट जो था ये पहला मुगल सम्राट था जो अंग्रेज़ों का पेंशनर बन चुका था पूरी तरीके से। तो ये अकबर द्वितीय था। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय आता है, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता है, तो इस हिसाब से उनको उठा के रंगून की जेल में डाल दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर 27 सितंबर क्या होता है दोस्तों, जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो वहीं पे 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर के अंदर इनको मस्तिष्क ज्वार यानी कि दिमागी बुखार आती है, और इन्हीं से इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कब होती है? 27 सितंबर 1833 को। और कहाँ होती है ये? इंग्लैंड का शहर है ब्रिस्टल, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है, और इसी ब्रिस्टल में इनको दफना दिया जाता है वहीं पे। तो दोस्तों आपको कमेंट्स करके ये बताना है कि किस क्रांतिकारी नेता की कब्र, मतलब किस क्रांतिकारी नेता को इनके बगल में दफनाया गया था। दोस्तों जो उग्रवादी क्रांतिकारी नेता था उसको राजा राम मोहन राय की कब्र के बगल में दफनाया गया था। ये आपको कमेंट्स करके बताना है। काफ़ी ज़्यादा उग्रवादी नेता थे और उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी इंग्लैंड के अंदर। ये आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा आपको, तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि राजा राम मोहन राय के बगल में जिनकी कब्र है वो किस भारतीय क्रांतिकारी नेता की थी। ये आपको कमेंट्स करके बताना है। इसके बाद दोस्तों जब इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद सुभाष चंद्र बोस इनको युग दूत की उपाधि से सम्मानित करते हैं दोस्तों। तो ये आपको याद रखना कि राजा राम मोहन राय को युग दूत किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों इनके प्रमुख सुधार एवं कार्य को देख लेते हैं एक नज़र फैक्ट के तौर पे कि किस तरीके से इनकी क्रोनोलॉजी बन रही है। अगर आपसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर अगर आपसे बोल दिया कि इनको क्रोनोलॉजी में सजाना है तो आपको किस तरीके से सजाना है। सबसे पहले बात कर ले दोस्तों 1814 में, 1814-15 में ये आत्मी सभा की स्थापना करते हैं। फिर उसके 1 साल बाद ये वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। वेदांत सोसाइटी के माध्यम से क्या करते हैं दोस्तों, जो प्राचीन लिटरेचर होता है, प्राचीन साहित्य होता है भारत का, उसका ये अध्ययन करते हैं और उसका ट्रांसलेशन करते हैं और लोगों को समझाते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो इसलिए इसका वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं 1816 में। उसी के 1 साल बाद 1817 में ये हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं कलकत्ता के अंदर डेविड हेयर की सहायता से। फिर 1820 में बाइबिल के आधार पर प्रिसिप्ट्स ऑफ जीसस, मतलब क्रिश्चियन रिलीजन के ऊपर प्रहार करने के लिए 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की एक पुस्तक लिखते हैं, जिसका प्रकाशन इंग्लैंड में जॉन डिग्बी करवाते हैं 1823 में। फिर उसके बाद 1 साल बाद 1821 में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की दोस्तों। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी क्या थी दोस्तों? यहाँ पे सभी तरह के लोगों को यहाँ पे शामिल किया जाता था। और इसी वर्ष इन्होंने 1821 में ही मिरातुल अखबार नामक पत्रिका को संवाद कौमुदी को निकाला था दोस्तों। संवाद कौमुदी 1820 में निकाला था और मिरातुल अखबार 1821 में निकाला था। मिरातुल अखबार निकाला था दोस्तों 1821 में ही।
1822 में निकाला था मिरातुल अखबार, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है दोस्तों। तो 1821 में इन्होंने यूनिटेरियन कमेटी स्थापना कर दी। फिर 1821 में इन्होंने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन करवाया। तो संवाद कौमुदी के अंदर ही दोस्तों इन्होंने सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। फिर उसके एक साल बाद 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन का इन्होंने प्रकाशन करवाया था दोस्तों। तो एक साल बाद ही ये चीज़ें हो जाती है। फिर उसके बाद 1825 के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, ये वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। तो ये हमने देख ही लिया था इस शुरू में। फिर उसके बाद 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और कौन कौन लोग करते हैं, द्वारका नाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय दोनों मिलकर करते हैं। फिर 1829 में ये सती प्रथा पर कानून बनाने में ये सहयोग प्रदान करते हैं। तो सहयोग प्रदान किसके साथ करते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं तत्कालीन भारत के, उनके साथ मिलकर धारा जो होती है 17, धारा 17 के माध्यम से ये सती प्रथा पर प्रतिबंधित लगवा देते हैं। और बंगाल के अंदर 1829 में होती है और 1830 में संपूर्ण ब्रिटिश भारत पे प्रतिबंधित लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के तौर पे आपको संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार आपको याद रखना है दोस्तों। और ब्रह्म समाज की स्थापना और आत्मी सभा की स्थापना, ये 4 फैक्ट तो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लेना, अगर धर्म सुधार आंदोलन से अगर क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो इन्हीं सभी से क्वेश्चन पूछे गए होंगे। और ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आपने इतनी चीज़ें अगर पढ़ ली है तो आई होप यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं जो भी हम आपसे पूछ रहे हैं। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद थोड़ा सा अंतिम और स्लाइड देख लेते हैं दोस्तों। क्या दिया गया यहाँ पे, 1830 में ब्रह्म समाज का प्रन्यास। तो जब ये इंग्लैंड जाते हैं उसी समय 1830 में एक अपना जो लेटर होता है वो छोड़कर जाते हैं, जिसके अंदर उत्तराधिकार यानी कि जो संभालेगा ब्रह्म समाज वगैरह को, आत्मी सभा को, इनको उनके लिए यहाँ नाम नॉमिनेट करके जाते हैं। जिसमें राजा राम मोहन राय ने अपनी मृत्यु के बाद अपने 2 शिष्य द्वारका नाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावगीश को ब्रह्म समाज का संचालक नियुक्त किया गया था दोस्तों। तो 1830 में एक लेटर देके जाते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती है। बताया जाता है कि द्वारका नाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावगीश मेरे जो संगठन है ब्रह्म समाज उसका संचालन करेंगे। और इन्होंने 10 वर्ष तक यानी कि 1800 इनकी जो मृत्यु होती है दोस्तों 1830 से लेकर 1840 तक ये संचालन करते हैं। फिर उसके बाद 1840 के बाद दोस्तों 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर इससे जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद केशव चंद्र सेन आ जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो जाता है। तो हम पार्ट 2 के अंदर उन सभी चीज़ों की विस्तार से बातें करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो कमेंट्स करके बताएं, समझ में नहीं आया तो भी कमेंट्स करके बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। आप सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा लोगों को वहाँ से जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे 15 से 17 क्वेश्चन उन सभी वीडियो से देखने को मिले थे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।